चला। आज हम लोग अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। इसके साथ ही 18वीं शताब्दी का यूरोप के राजनीतिक वातावरण का भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके लिए हम पहले 18वीं शताब्दी के राजनीतिक वातावरण का अध्ययन करेंगे। 18वीं शताब्दी में यूरोप में राजाओं का शासन था। वहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू थी। राजतंत्र व्यवस्था में सभी छोटे छोटे राजा छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे और उनके नीचे सामंत थे। वे सामंत राजाओं की सहायता करते थे और उनका समर्थन करते थे। धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था बिगड़ती गई, तानाशाही हो गई, अत्याचार लोगों पर करने लगे और जनता तमाम प्रकार के परेशानियों कष्टों से परेशान हो गई। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, इस अध्याय का विषय है कि यूरोप में कैसे बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसको हम क्रांति कहते हैं। क्रांति का अर्थ है परिवर्तन होना। 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी का अंत का मतलब कि 18वीं शताब्दी का मतलब कि 1801 से लेकर के 1900, सन 1801 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो 18वीं शताब्दी है। इस शताब्दी के अंतिम चरण में, चौथे भाग में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसमें राजाओं को अपने पद से हटना पड़ा, जनता राजाओं के विरुद्ध हो गई और तमाम क्षेत्रों में, तमाम स्थानों पर, तमाम देशों में आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई, संघर्ष हुए, विद्रोह हुए। तो हम पढ़ेंगे इस अध्याय में कि यूरोप में जो वंशानुगत शासन था, राजाओं का शासन था, एक राजा के बाद दूसरा राजा, दूसरे के बाद तीसरा, उसका लड़का फिर राजा, फिर उसका लड़का राजा, ऐसे वंशानुगत शासन जो यूरोप में था, पूरे यूरोप में सभी देशों में, इंग्लैंड चाहे हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे नॉर्वे हो, और केवल यूरोप में नहीं, पूरे विश्व में सभी जगहों पर, सभी देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू हुई। लेकिन सबसे पहले यूरोप में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए। ये राजनीतिक परिवर्तन वहां की राज्य व्यवस्था में बड़ा उलटफेर हुआ, राजाओं को उनके पद से हटाया गया। तो अब सबसे बड़ा, जैसे कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, इंग्लैंड के राजा को हटाया गया और हटाकर वहां संसदीय शासन प्रणाली लागू किया गया। यद्यपि इंग्लैंड के राजा को पूरी तरह से नहीं हटाया गया, वो संवैधानिक प्रमुख रह गया। लेकिन जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो फ्रांस में राजा को पूरी तरह से हटा दिया गया और यहाँ तक कि राजा को मृत्युदंड भी दिया गया। अब इस अध्याय का विषय है कि 19वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यूरोप में राजवंशीय शासन के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। हमें इस बात को ध्यान से समझना है, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और यही राष्ट्र की जो संकल्पना है, यही राष्ट्र की जो मनोभावना है, वो राष्ट्रवाद के रूप में आती है। वाद का मतलब विचार, एक विचारधारा। प्रस्तुत अध्याय में हम राष्ट्रवाद, क्रांतियों एवं राष्ट्र राज्यों के निर्माण का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति।
फ्रांस की क्रांति, ये 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। वहाँ लुई 16वें का शासन था और उसकी एक रानी थी आंतुआंत। उनकी जो रानी थी एंतोआत उसकी रानी थी। दोनों मिलकर के शासन करते थे। तो फ्रांस की क्रांति के पहले हम फ्रांस की सामाजिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस की सामाजिक दशा 3 वर्गों में विभक्त थी। एक था राजतंत्र, राज परिवार, दूसरा था सामंतवाद, जो सामंत थे, और तीसरा था निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में मजदूर, किसान, श्रमिक आते थे। 16वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो बड़े पैमाने पर बौद्धिक परिवर्तन हुए। पुस्तकों का लेखन प्रारंभ हुआ और छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकों को लिखना बहुत आसान हो गया। और अब छोटी छोटी किताबें, धार्मिक किताबें जैसे बाइबल की किताबें बहुत बड़े पैमाने पर छपने लगी तथा इसके साथ ही नए विचारकों ने अपने लेख, अपनी पुस्तकें लिखनी प्रारंभ कर दी। फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू प्रमुख दार्शनिक थे, विचारक थे, एक क्रांतिकारी विचारक थे। इन दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता, मॉन्टेस्क्यू ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया और उसके साथ ही वहाँ समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात की। इनके विचारों से फ्रांस की जनता बहुत प्रभावित हुई और फ्रांस की जनता अब क्रांतिकारियों के साथ हो गई। क्रांतिकारियों ने अपने संगठन के द्वारा राजतंत्र का विरोध करना शुरू किया। क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, उन पर अत्याचार किए गए, उनको मारा गया। और उसी समय एक डॉक्टर गुलेटिन ने एक मशीन बनाई जिसको गुलेटिन मशीन कहते थे, जिसमें एक ही बार में सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो जो भी क्रांतिकारी या विद्रोही पकड़े जाते थे उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ऐसे समय में जब जनता पूरी विद्रोह में थी तो बहुत से क्रांतिकारियों को पकड़ करके वहाँ एक बड़ा सा दुर्ग था जिसको हम कहते हैं बास्टील का दुर्ग, किला है, दुर्ग माने किला। उस किले में बहुत से क्रांतिकारियों को बंद कर दिया गया। जनता ने और क्रांतिकारियों ने फिर बास्टील के दुर्ग पर हमला किया और उसको गिरा दिया, जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं बास्टील के दुर्ग का पतन या बास्टील का पतन। तो बास्टील का पतन का मतलब उस दुर्ग को ढहा देना। यह घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। 14 जुलाई 1789 को बास्टील के दुर्ग का पतन हुआ। बास्टील का पतन। क्रांतिकारियों ने सभी साथियों को अपने छुड़ा लिया, सभी क्रांतिकारियों को, विद्रोहियों को छुड़ा लिया और राजमहल पर हमला कर दिया। राजा लुई 16वां और रानी एंतोआत पकड़ी गई और उसे उसी गुलेटिन मशीन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार से वहाँ राजतंत्र का अंत हो गया। अब इसके साथ ही हम देखेंगे कि राजतंत्र के अंत होने के बाद वहाँ क्या हुआ। राजतंत्र के अंत के साथ साथ फिर वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। यद्यपि वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, लेकिन एक कुछ मायने में वो लोकतांत्रिक तो अवश्य ही थी। लेकिन संघर्ष चलता रहा। राजा के समर्थक, राजतंत्र के समर्थक
और जनतंत्र के समर्थकों में संघर्ष चलता रहा। उसके बाद वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट खुद शासक सम्राट बन गया और वो बड़ा ही साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसने अपने देश के पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना शुरू किया, जिससे इंग्लैंड तथा दूसरे देशों को नेपोलियन से भय होने लगा और उन्होंने नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया था। फ्रांस पर उन्होंने आक्रमण किया और 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा गया तथा सेंट हेलेना द्वीप पर उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से नेपोलियन के पतन के बाद वहाँ जो संघर्ष था देश के भीतर वो भी समाप्त हो गया और पूर्ण रूप से एक लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात प्रजातंत्र की वहाँ स्थापना हुई। अब जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा फ्रांस की क्रांति को पढ़ने का उद्देश्य क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करने का हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि फ्रांस की क्रांति एक बहुत ही प्रभावशाली क्रांति थी। उसका प्रभाव केवल फ्रांस पर ही नहीं पड़ा, उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। हम फ्रांस की क्रांति के प्रभाव पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, पहला प्रभाव या परिणाम। पहला, यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत। यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत, इसका मतलब हुआ कि यूरोप की जो पुरानी व्यवस्था थी, राजाओं की, सामंतों की जो व्यवस्था थी, उसका अंत हो गया। लोकतंत्र में फ्रांस में एक लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये फ्रांस में केवल फ्रांस में ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, बल्कि पूरे यूरोप में क्रांतियाँ फैलने लगी। बहुत से देशों में, छोटे छोटे देशों में लोग राजा के विरुद्ध हो गए, राजतंत्र के विरुद्ध हो गए और बहुत सारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हो गई, गणतंत्र की स्थापना हो गई। और राजाओं बहुत से और यूरोप के लगभग सभी देशों में राजा को उनके पदों से हटा दिया गया या तो उनकी शक्तियों को बहुत सीमित कर दिया गया। तो पूरे यूरोप में की पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। दूसरा है स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों की घोषणा। दूसरा जो प्रभाव था वो, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता। कैसे? नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों के जो अधिकार थे, समानता की बात, आज़ादी की बात, उसका प्रमुख नारा था। तो फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी मिली। जो वहाँ वर्ग भेद थे वो समाप्त हो गए। तीसरी बात, संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन। राष्ट्र के संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन। संप्रभुता का मतलब है कि
संप्रभु होना, शक्तिशाली होना। तो अब राष्ट्र जो थे वो संप्रभु हो गए। संप्रभु, राष्ट्र के संप्रभु होने का मतलब राष्ट्र किसी बाह्य अथवा आंतरिक शक्ति के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगा और न वह किसी अन्य शक्तियों के अधीन होगा। तो यूरोप में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तीसरा सामंती व्यवस्था, चौथा सामंती व्यवस्था का अंत। आपने पढ़ा कि यूरोप में सामंतवाद का अंत हो गया। जो राजाओं की मदद करते थे, सामंत या सरदार, नाइट्स जिनको कहते हैं, वह भी अपने पदों से हटा दिए गए और इस प्रकार से सामंतवाद का अंत हो गया। पांचवा है राष्ट्रवाद का विकास। यूरोप का जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में, वो था कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। सभी देश अपने राष्ट्र को ज़्यादा सबल, शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगे। छठवां, फ्रांस में क्रांति के साथ साथ कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा एवं सैनिक गौरव की प्रगति हुई। कला का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, किताबें लिखी जाने लगी, विचारों का आदान प्रदान होने लगा और सैनिकों को भी गौरव मिलने लगा। बहुत सी किताबें लिखी जाने लगी और ज़्यादातर आलोचनात्मक किताबों की भरमार हो गई फ्रांस में। पूरे यूरोप, फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में। सातवां, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का जन्म। फ्रांस की क्रांति के साथ ही फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में एक भावना तेजी से फैलने लगी जो थी धर्मनिरपेक्षता, अर्थात सभी धर्मों को आदर देना, सभी धर्मों को मानने वालों का संरक्षण करना, अर्थात धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने पर बल देना। अब अंतिम में निरंकुश शासकों का दमन हो गया। अंतिम जो प्रभाव या परिणाम हुआ कि फ्रांस के जो निरंकुश राजा थे, निरंकुश शासक थे, उनका अंत हो गया। अब जनता का शासन हो गया। आज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि फ्रांस में शासन करने लगे। अब निरंकुश शासकों को जनता उनके पदों से हटा देने लगी। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति केवल एक देश की क्रांति नहीं थी बल्कि पूरे यूरोप की क्रांति थी। इस क्रांति के द्वारा यूरोप में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए। तो आज पहले चैप्टर में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में फ्रांस की क्रांति का परिणाम और उसका जो पूरे यूरोप पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले चैप्टर में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का हम विकास पढ़ेंगे कि फ्रांस के क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे विकास हुआ और राष्ट्रवाद की हम परिभाषा भी पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद को भी समझेंगे। तो इसी के साथ ये सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का पहले चैप्टर का एक जो प्रसंग था वो था कि फ्रांस की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के साथ जो फ्रांस की क्रांति था, इसको हमने पढ़ा। उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। जो भी विसंगतियाँ होंगी या जो भी समस्याएं होंगी उसको आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज करके उसका हल प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से प्रतिदिन नए नए चैप्टर और सभी विषयों के चैप्टर सिलेबस वाइज आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।